दोस्तों नमस्कार। आज हमारे बीच में हरिद्वार की एक ऐसी शख्सियत है न्यूज नेत्र स्टूडियो में, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से नए नए कीर्तिमान स्थापित किए पत्रकारिता के क्षेत्र में, और आज उनको हरिद्वार में जाना जाता है एक ऐसे निष्ठावान कांग्रेसी नेता के रूप में कि जो अकेला बहुत मजबूती से लड़ता हुआ मीडिया में नजर आता है, जनता के बीच में नजर आता है। तो वो शख्सियत है अनिल भास्कर जी, और आज हमारे साथ न्यूज नेत्र के स्टूडियो में है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज नेत्र में। मैं भी आपको और आपके पूरे सभी जो दर्शक हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो ओवरऑल उत्तराखंड में क्या लग रहा है? जैसे पहले जो एक परसेप्शन चल रहा था कि 5 की 5 सीटें, और जो 2 चुनाव में हुआ भी है पिछले, कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं जनता के बीच में या पत्रकारों के बीच में भी, तो लोग कह रहे हैं कि 3-2 का मुकाबला हो सकता है। एज ए पत्रकार ही मैं ये जानना चाहूंगा कि मुकाबला 3-2 का है, 2-3 का है, ये गणित आपको क्या लग रही है? जब चुनाव नहीं हुए थे, यानी 16 मार्च से पहले, जब जिस दिन चुनाव डिक्लेयर किए चुनाव आयोग ने, उससे पहले स्थिति ये थी कि 5-0 पर हम लोग खड़े हुए थे जी। और उस समय चाहे केंद्रीय नेतृत्व 400 पार की बात करे, 370 की बात करे, ये पक्का था कि हम लोग भी ये मानते थे कि शायद हम लोग कहीं फाइट में नहीं है। हम लोग बने कांग्रेस जी। आज स्थिति है कि अभी आपने कहा कि 3-2 का मसला है या 2-3 का मसला है। आज स्थिति ये है कि LIU से पूछिए, इंटेलिजेंस से पूछिए, अधिकारियों से पूछिए, पत्रकारों से पूछिए, दोनों पार्टी के नेताओं से पूछिए, संघ वालों से पूछिए, जिससे पूछना चाहिए, या आम जनता जो चर्चा करती है, जो थोड़ी सी इस विषय पे अपना इंटरेस्ट रखती है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, कोई बता रहा है कि अल्मोड़ा कांग्रेस जीत रही है, कोई बता रहा है टिहरी कांग्रेस जीत रही है, कोई बता रहा है कि बीजेपी हरिद्वार जीत रही है, कोई बता रहा, मतलब स्थिति यह है कि दोनों तरह के पक्ष आज की तारीख में 5 सीटों को लेकर के चल रहे हैं जी। तो जिस पार्टी को 16 से पहले बिल्कुल 0 माना जा रहा था, 5-0 की बात हो रही थी, उत्तराखंड, हिमाचल, इनको मान के चला जा रहा था, तो क्लीन स्वीप है। आज 5 सीटों पे हम लोग फाइट में हैं, कांग्रेस फाइट में है। और स्थिति ये है कि आने वाले समय में ऐसा लगता है कि, मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, और कम से कम मैं मान के चलता हूँ 3 सीट तो कांग्रेस को आने की उम्मीद पूरी अच्छे से है। खास करके जो पौड़ी सीट है वो विशेष चर्चा में रही कि गणेश गोदियाल जी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर के बीजेपी की घेराबंदी की। आपका पौड़ी जो सीट है वहां पे वो जनता के बीच में चर्चा का विषय रहा कि वहां गणेश गोदियाल जी ने बिल्कुल एक लोगों की धारणा तोड़ दी। आप उस चुनाव को कैसे देखते हैं, पौड़ी वाले? नहीं, निश्चित रूप से पौड़ी वाला चुनाव जिस प्रकार से हुआ, और पौड़ी के चुनाव से ये बात बिल्कुल सही है, और जिसको ये आम जनता भी मानते हैं, क्योंकि मैं चुनाव के बीच में हरिद्वार में भी रहा, मैं नैनीताल में भी गया, मैं एक थोड़ा उधर भी गया, जहां भी देखो स्थिति ये बन रही थी, पौड़ी की बन रही थी। किसी से फोन पे बात भी होती थी, तो ये होता था कि भाई तुम्हारा पौड़ी तो जीत रहे हैं। और पौड़ी के परसेप्शन से एक ऐसा माहौल बना कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस का रहा, वो कहीं ना कहीं मोटिवेट भी हुआ, और बदलाव के लिए लोगों ने वोट दिया है। अब हरिद्वार पे आते हैं। उमेश कुमार जो खानपुर से विधायक भी हैं, पहले तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे लोकसभा का, और नहीं देके क्या कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बात सही है कि उमेश कुमार जी कांग्रेस से टिकट चाहते थे। अच्छा। उन्होंने पूरा प्रयास भी किया, और ये बात भी सही है कि हम लोगों ने उसका विरोध किया। सभी के लगभग कांग्रेस के विधायकों ने, हम लोगों ने, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी विरोध किया। स्थिति ये है कि हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन जो उनका आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस से कहीं मेल नहीं खाती है। जिस प्रकार की उनकी गतिविधियां हैं, ठीक है, विधायक बनना एक अलग चीज हो गई है, लेकिन आइडियोलॉजी और उनकी जो कार्यशैली है वो हमारी कार्यशैली से कहीं भी मैच नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय कोई विवाद बनता कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं होता, तो उससे बेहतर है कि उनको टिकट नहीं दिया जाए, हमें हार स्वीकार होती, लेकिन वो एक आइडियोलॉजी से बाहर जाकर के काम करना हमें शायद स्वीकार नहीं होता। लेकिन स्वीकार तो बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनको वीरेंद्र रावत जी जो हरीश रावत जी के पुत्र और कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए, वीरेंद्र रावत जी भी बहुत लोगों ने स्वीकार नहीं किए, और कुछ पुराने नेता तो जो पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं कई लोग, वो रातों रात केवल प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो है इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, कुछ लोग जो भाजपा में गए हैं उनके कुछ व्यक्तिगत कारणों से गए हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र रावत जी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार नहीं कर रहे होते तो आज हरिद्वार कोई कह रहा है जीत रहे हैं, कोई कह रहा है कि फाइट में है, तो आज ये चर्चा नहीं होती, ये बात होती कि वीरेंद्र रावत जी हार रहे हैं। अगर आज ये स्थिति बन रही है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, और इस बात पे आज पूरा LIU से लेकर के और आपके इंटेलिजेंस से लेकर के पत्रकारों से लेकर के, जो मैंने पहले भी कहा, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनको स्वीकार किया है।
वीरेंद्र रावत जी भी कांग्रेस परिवार के ही सदस्य हैं। में मीडिया से लेकर और सब जगह ये चर्चा भी हुई कि जो आपके हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी हैं उनकी एकमात्र पहचान ये है कि वो हरीश रावत जी के बेटे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ वीरेंद्र रावत जो हैं वो हरिद्वार में जितना घूमते हैं शायद उतने ही हरीश रावत जी जितना घूमते हैं उससे ज्यादा ही वो घूमते होंगे, और अक्सर रुकते भी हैं वहां पर। वो तो कई बार जो लोगों ने एक परिवारवाद को लेकर के कई बार जो सवाल खड़ा किया उसको लेकर के लोग सवाल उठाते हैं। असली मुद्दा ये आता है। तो हमारा मानना यह है कि कोई भी परिवारवाद हो या परिवार के किसी सदस्य की बात हो, उसको चुनना राजनीति में हो और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे वो प्रोफेशनल क्षेत्र में हो, वो पब्लिक को चुनने की बात। उनका परिवारवाद तो हो तो वो छुप जाता है, हमारे मामले में आए तो उनको नेगेटिविटी लगने लगती है। या अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अपना बेटे को अगर इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाह रहा है तो वो सही है, लेकिन राजनीति में अगर कोई आ रहा है और उसे जनता स्वीकार करती है तो उसे अस्वीकार कैसे करते हैं? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत बड़ा होना चाहिए। आज की तारीख में भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसमें अगर टिकट देना नहीं देना हाईकमान के हाथ में है। मैं इसमें किसी बीजेपी को दोष नहीं दूंगा, कांग्रेस को दोष नहीं दूंगा। ये बात सही है कि जो स्थानीय व्यक्ति है वो अपना कितना इंटरेस्ट उसमें दिखाना चाहता है कि मैं टिकट लेने के लिए इच्छुक हूं या नहीं हूं। अब जैसे इस बार कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस के मैं समझता हूं किसी विधायक ने या किसी वरिष्ठ नेता ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मुझे टिकट लेना है और मैं टिकट लेकर के चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो किसी ने जब इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो निश्चित रूप से, और वो रावत जी और वीरेंद्र रावत जी वहाँ की लोगों की आवाज भी थे। हमारे जो वरिष्ठ नेता थे हरिद्वार के, जिसमें हम लोग भी थे जो कार्यकर्ता थे, तो हम सब लोगों का भी जो ये था कि हमें स्वीकार था कि रावत जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग फाइट भी देंगे, जीतेंगे भी। तो ये स्थिति में इसलिए इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगती है। वो बीजेपी का अपना परसेप्शन हो सकता है कि उनके यहाँ से स्थानीय विधायक भी मांग रहे थे टिकट और एक हारे भी विधायक भी मांग रहे थे, तो उनको नहीं दिया गया, उनको इग्नोर किया गया और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो मुख्यमंत्री के रूप में फ्लॉप रहे। वो उनका उनका अपना परसेप्शन है दिल्ली के उनके हाईकमान का। तो मैं समझता हूँ कि अब नए कैंडिडेट वीरेंद्र रावत हैं, जीत करके आएंगे तो आने वाला समय वो काम कैसा करेंगे वो जनता के बीच में आ जाएगा। हरिद्वार एकमात्र ऐसी सीट है कि जहां मुस्लिम मतदाता और जो दलित समाज है उनके जो मतदाता हैं बहुत निर्णायक साबित होते हैं जीत हार के अंतर को तय करने में। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार बसपा ने एक तो अचानक से कैंडिडेट बदला कि एक ब्राह्मण उम्मीदवार को हटा करके और मुस्लिम कैंडिडेट को लेके आए, उसका कुछ नुकसान कांग्रेस को हुआ या इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने समझदारी से एक तरफा वोट किया है? 2022 में भी ऐसी घटना हुई जब हरिद्वार ग्रामीण पे एक मसला आया जहाँ पे यतीश्वर आनंद जी और इतन रावत जी लड़ रही थी, और वहां पर बीएसपी ने अपने जो उनका ब्राह्मण कैंडिडेट थे उनको का टिकट काट करके मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया। सेम घटना इस बार भी हुई। भावना पांडे को बीएसपी ने टिकट दिया, वो तुरंत नॉमिनेशन करने के बाद वो दोबारा बीजेपी में शामिल हो गई और बीएसपी ने किसी मुस्लिम को वहां से टिकट दिया। तो ये सबके सामने आ गया कि इसलिए मुस्लिम टिकट मायावती जी से दिलवाया गया है कि वोट काटा जाए किसी तरह से। लेकिन जो मेरा अपना मानना है कि पब्लिक में जो परसेप्शन बन जाता है कि इस बार हमें वो व्यक्ति सत्ता में नहीं चाहिए, तो वो जो परसेप्शन है और वो जो उनकी डिमांड है वो किसी जाति बिरादरी धर्म में नहीं बनती, फिर वो एक मांग हो जाती है। और वो चाहे भीतरी मांग हो चाहे वो आंतरिक भी हो जाए, वो लोग खुल के बोले या शांत होकर के बोले, वो उसके खिलाफ वोटिंग करते ही करते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो बदलाव का वोट हुआ है वो बदलाव के नाम पे हुआ है और ये कि हर धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हुआ है। तो आप क्योंकि ज्यादातर जो जवाब हैं वो एज अ कांग्रेसी ही दे रहे हैं, एक सवाल ईमानदारी से अगर आप दे सकें जवाब एज अ पत्रकार की, इस बार एक परसेप्शन ये भी था, कई जगह देखने को भी मिला कि कांग्रेस में उम्मीदवारों की कमी पड़ गई। जिनको हम उम्मीद करते थे कि ये चुनाव लड़ेंगे उनमें गणेश गोदियाल जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो उत्तराखंड के जो दिग्गज थे उन लोगों ने सबने हाथ खड़े कर दिए। कितनी सच्चाई इसमें और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। हाँ। तो अगर मान लिया नए लोगों को मौका नहीं देंगे और जिनके हम वरिष्ठ नेताओं की जिनकी बात करते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते तो वो ज्यादा बेहतर होता, इधर से लड़ते तो वो ज्यादा बेहतर होता, तो फिर उसमें ये भी बात आती कि इसका मतलब इनके पास कोई दूसरे आदमी नहीं है, उन्हीं लोगों को जो विधायक लड़ते हैं। नहीं, यही बात विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगी कि नए लोगों को वहां फिर यही उम्मीदवार जो है जहां इनको अपनी जीत लगता है कि हम फाइट दे सकते हैं, वहां ये लोग जो है नए लोगों के जो जीतते आ रहे हैं, जो
जो वरिष्ठ नेता हैं जिनकी अपनी सीट एक गढ़ है, फिक्स है, राजनीतिक सीट है जहां से वो जीते हुए हैं, तो उनको तो टिकट मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से उनको उनका टिकट काटने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां से नई पार्टी जीत रही है या ऐसा समय है कि जहां पे एक नया प्रयोग हो सकता है, तो वहां पार्टी प्रयोग करेगी भी और करती भी आ रही है, और इस बार भी हुआ है। खासकर लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, उससे एक हिसाब से उसका मुकाबला करने के लिए इस बार कांग्रेस ने कौन सी रणनीति अपनाई? और दूसरा मेरा सवाल है कि हरीश रावत जी, जो कि पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, वो केवल हरिद्वार तक सिमट के क्यों रह गए? क्या इतना डर हरिद्वार में उनको था, या उनको घेर दिया गया? एक हिसाब से वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस करके केवल हरिद्वार के रह गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको घेर दिया गया। एक तो लगभग सभी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं सब वरिष्ठ नेता थे जी। और सबसे बड़ी बात है कि सब जगह उनके अपने स्थानीय जो लोग कार्यकर्ता या विधायक रहे, उन लोगों ने, सब लोगों ने मोर्चा संभाला, क्योंकि हम लोग इसको स्थानीय मुद्दे से, स्थानीय मांग से, स्थानीय बातों से और स्थानीय जो जरूरतें हैं उससे जोड़ करके इस चुनाव को लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से जम चुकी है कि जो प्रधानमंत्री हमारे झूठ बोलते हैं, तो वो दिमाग में अच्छे से बस चुकी है। तो उसलिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि राष्ट्रीय स्तर का जो परसेप्शन बनना था वो आम जनता के बीच में ऑलरेडी बना हुआ है। लोग ये जानते हैं अच्छे से कि तानाशाही का माहौल बना हुआ है, झूठ बोलने वाले केंद्र में नेता हैं। तो अब तो हमारा काम जो परसेप्शन बना हुआ था उसको और पक्का करना था कि आपके स्थानीय लोग इस स्तर पर जो उम्मीदवार दिए हैं बीजेपी ने, वो भी नकारा है और उन्होंने पहले काम नहीं किए। चाहे उसमें अजय भट्ट जी अपनी माफी मांगते हुए घूमे हो कि जी मुझे माफ करना और मेरी गलती सजा मोदी को मत देना। तो इसलिए उसको हमें तो जनता से कनेक्ट करना था, ना कि यहाँ पे कोई परसेप्शन बना था। परसेप्शन ऑलरेडी जनता के बीच में खुद बना हुआ था। और क्योंकि रावत जी का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र हरिद्वार ही रहा है, तो एक कार्यकर्ता के रूप में समझ लीजिए, बड़े नेता के रूप में समझ लीजिए, पूर्व सांसद के रूप में समझ लीजिए, पूर्व विधायक के रूप में समझ लीजिए, उनकी जरूरत हरिद्वार में ज्यादा रही उस समय। तो उसको उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। वो कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे थे कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जिनके बेस पे जो हरिद्वार के मतदाता है उन्होंने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस को वोट किया होगा? हरिद्वार जिले का बहुत बड़ा तबका किसानों का है जी। जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, सबसे बड़ा समस्या इस बात की है, जो चीनी मिल भी लगी है वहां पे, जो शुगर मिल लगी है, जो शुगर मिल लगी है वो कांग्रेस के शासन में लगी। आज की तारीख में स्थिति है पेमेंट नहीं कर रही है, और पेमेंट ना करने की वजह से इकबालपुर तो बिल्कुल डिफाल्टर वाले माहौल में है। उत्तम शुगर मिल रह गई, वहां के लोग गन्ना लेकर के डोईवाला तक आना पड़ता है। इसमें स्थिति ऐसी है कि किसानों के साथ बहुत बड़ी ये समस्या है, और बीजेपी के लोग कहीं पर भी इसको समझ नहीं आता है कि ना तो मुद्दा मानते हैं ना इसकी जरूरत मानते हैं। वो किसानों को गुमराह तो करते हैं कि उसमें दुगनी आपकी आय कर देंगे, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आया किसी को बीजेपी के नेता ने किसी को किसानों के साथ बैठ करके कोई वार्ता की हो। कोई वो बेचारे अधिकारियों से अपनी मांग करते रहते हैं, लास्ट में जाकर कांग्रेस के लोग ही उनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। अब सिडकुल की बात है, सिडकुल में स्थिति ऐसी, कई सारे सड़कें आज तक ऐसी हैं तिवारी जी के समय बनी थी, आज तक वो दोबारा सड़कें नहीं बन पाई, जो मुख्य रिपेयर नहीं हो पाई। मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल होने जा रहे हैं बीजेपी सरकार को, इनके मंत्रियों को, इनके नेताओं को, इनके विधायकों को यही नहीं पता होगा कि वो सड़क कहाँ बननी थी, किधर से बननी थी, कहां से बननी थी, कुछ नहीं पता उनको। आज तक हमने उसके बारे में दोबारा सुना ही नहीं है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो रिंग रोड आज की तारीख में बन रही है हरिद्वार के अंदर, वो नारायण दत्त तिवारी जी के समय एक महायोजना 2025 बनी थी हरिद्वार के अंदर, जिसकी किताब वो आज भी वहां पे रखी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है रिंग रोड कहां से किधर बननी है। वो कम से कम समझ लीजिए आज 2024 हो गया है, 2025 आने वाला, अभी भी वो रिंग रोड कंप्लीट नहीं हुई है, और 2025 का मतलब ये है कि वो 20 साल हमारा प्रोजेक्ट लेट हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, सिडकुल का जो 70% जो हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलनी थी वो कहीं गायब हो गया है। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है। पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरिद्वार का मतदाता सबसे ज्यादा जो है वोट देने निकला है, तो आपका आकलन है कि ये मतदाता सरकार के खिलाफ वोट देने निकला? हमें ऐसी उम्मीद है जी, और ऐसी उम्मीद के साथ साथ खबरें भी ऐसी आ रही हैं, जो आम जनता भी बोल रही है, जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि खिलाफ वोट पड़ा है। तो वो मुझे लगता है एक परसेप्शन जो बना हुआ है कि कांग्रेस आएगी और तभी कुछ सिस्टम ठीक होगा, तो लोगों के दिमाग में घर किया हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं हमें वोट अच्छा मिला है, ऐसी हमें उम्मीद है। जी, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीद खरी उतरे और आपके लिए शुभ समाचार लेके आए।